हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजडम पार्क पे। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग आर्यंस और महाजनपदा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप कविता या गज़ल लिखते हैं तो आप उसे इंस्टाग्राम के एक पेज हार्डलाइनर्स पर भेज सकते हैं। वैसे तो 5 से 15 अगस्त तक इस पेज पे कंपटीशन चल रहा है। आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और अपना कविता भेज कर कैश भी जीत सकते हैं। तो जाइए और हार्डलाइनर्स पेज को फॉलो करें इंस्टा पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। ऐसा माना जाता है कि भारतीय एंसेस्टर है आर्यंस के। अब हम लोग अपने पूर्वज यानी इंडो आर्यंस के बारे में जानेंगे। इंडो आर्यंस आर्यंस लोग आधे बंजारन वाले ज़िंदगी या कह सकते हैं देहाती लाइफ जीते थे। आर्या का मतलब होता है नोबल यानी महान। आखिर आर्यंस कहाँ से आए यह कंफर्म नहीं बताया जा सका है, लेकिन मैक्स मूलर का मानना है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया के कैस्पियन सी के आसपास वाले एरिया से आए हैं, और लोगों का मानना है कि आर्यंस रशियन स्टेपेस से आए हैं। हमारे बाल गंगाधर तिलक का सोचना है कि आर्यंस आर्टिक रीजन से आए हैं। आर्यंस संस्कृत बोलते थे, जो कि एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसे अर्बनाइज्ड नहीं था। यह लोग देहाती लाइफ जीते थे। ऋग्वेदा में टर्म आर्या 36 बार आया है। वैदिक सिविलाइजेशन को 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो हम लोग भी उसी तरह आर्यंस को पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका टाइमलाइन है 1500 से 1000 बीसी के बीच का। जब आर्यंस आए थे तब वो 7 रिवर्स वाले लैंड पे रहते थे, जिसे सप्त सिंधु कहते हैं। उन 7 रिवर्स का नाम हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं उन 7 रिवर्स का एंशियंट नेम साथ ही साथ मॉडर्न नेम भी बताऊंगा। वैसे तो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। सिंधु मॉडर्न नेम इंडस, विपाश मॉडर्न नेम बीज, वितास्ता मॉडर्न नेम झेलम, परुशनी मॉडर्न नेम रवि, असिकनी मॉडर्न नेम चेनाब, सुतुदरी मॉडर्न नेम सतलुज एंड सरस्वती। इस वक्त मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी राजा राज करते थे। इस वक्त भी सभा और समिति होता था। महिलाओं को भी समान अधिकार था, वह लोग भी सभा और समिति में भाग लेते थे। गाय को आर्यंस बहुत महत्व देते थे। इस वक्त चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। यह लोग का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। ऋग्वेदा में सरस्वती को बेस्ट रिवर माना जाता था। आर्यंस ने रथ को इंट्रोड्यूस्ड किया, जिससे हॉर्स खींचते थे। आर्यंस ने रथ को सबसे पहले वेस्ट एशिया और इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड किया। इसी कारण आर्यंस हर जगह जीतते गए और हमेशा कामयाब हुए। आर्यंस 5 ट्राइब्स में बटे थे, जिसे पंचजना कहते हैं, और ये आपस में लड़ते थे। इसी वक्त द बैटल ऑफ 10 किंग्स और द दशराजन वॉर लड़ा गया था भारत किंग सुदास और 5 आर्यंस एंड 5 नन आर्यंस ट्राइब्स के बीच में, जिसमें भारत किंग की जीत हुई। आर्यंस ने स्पोक्ड व्हील को भी इंट्रोड्यूस्ड किया। उस वक्त जो वार होता था वह गाय के लिए होता था। गाय को खोजने के कार्य को वह लोग गवस्ती कहते थे। आर्यंस के लाइफ में लैंड का इम्पोर्टेंस नहीं था। उस वक्त राजा के पास रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। उस वक्त के कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ट्राइबल चीफ, राजा किसी भी ट्राइब को राज करते थे, और यह पोजीशन हेरिडेटरी था, यानी राजा की मृत्यु के बाद उसके बेटे उस गद्दी पे बैठेंगे। बी है पुरोहिता, सबसे बड़े पुजारी को पुरोहिता कहा जाता था, जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठता। विश्वामित्रा ने ही गायत्री मंत्र लिखा। सी द सेनानी, यह आर्मी चीफ हुआ करते थे और तलवार कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। जना शब्द 275 बार ऋग्वेदा में आया है। आर्यंस कॉपर, आयरन एंड ब्रॉन्ज के बने हुए सामानों का प्रयोग करते थे। उस वक्त आयरन को श्यामा और कृष्णा अयाज कहते थे। कॉटन और उलन फैब्रिक्स का भी प्रयोग करने लगे थे। रिवर्स ट्रांसपोर्ट का मेन साधन था। बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड कंडक्ट किया जाता था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में कॉइन्स, जिसे आर्यंस लोग निष्का कहते थे, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। आर्यंस का धर्म का बात करें तो वह लोग नेचुरल फोर्सेस का पूजा करते थे, जैसे अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर एक्सेट्रा।
आर्यंस इन सभी नेचुरल फोर्सेस को देवी देवताओं की तरफ पूजा करते थे, जिसमें इंद्र, जिसे थंडर का देवता माना जाता है, उसे प्रमुख देवता माना जाता था। देवी की बात करें तो उषाज और अदिति थी। आर्यंस के वक्त कोई भी टेम्पल नहीं था, साथ ही साथ मूर्ति पूजा नहीं होता था इस वक्त तक। सेकेंड लेटर वैदिक पीरियड, जिसका टाइमलाइन 1000 BC टू 600 BC के बीच का है। इस वक्त आर्यंस सप्त सिंधु से ईस्टवार्ड के तरफ बढ़ते हुए वेस्टर्न एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार पे कब्जा कर लिया। अब राजाओं का पावर बढ़ने लगा। वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिचुअल शुरू कर दिए, जैसे पहला अश्वमेधा। इस रिवाज के अनुसार रॉयल हॉर्स को छोड़ दिया जाता था और वह जितना एरिया में दौड़ेगा बिना किसी रुकावट के, वह एरिया उस राजा का हो जाएगा। यह रामायण में भी हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें राम भगवान के बेटे लव और कुश ने घोड़े को बंदी बना लिया था। दूसरा वाजापेया, यह रथों का रेस होता था। तीसरा राजा स्वया सेक्रीफाइस, यह राजा के द्वारा दिया जाता था ताकि उसका सुप्रीम पावर बना रहे। समाज और समितिज का महत्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस एज में कामों के अनुसार जात पात वाला सिस्टम खत्म हो चुका था और यह धीरे धीरे हेरिडिटरी हो गया। समाज को 4 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर ब्रह्मनाज, उसके बाद कस्तरियाज, उसके बाद वैश्याज और अंत में शूद्राज आते थे, जो ऊपर के तीनों क्लासेस के लोग को सर्व करते थे। महिलाओं का अधिकार भी खत्म होने लगा, जैसे समाज और समितिज में भाग लेना। चाइल्ड मैरिज कॉमन हो गया, लेकिन इस वक्त भी यह लोग का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही था। फॉरेन ट्रेड बहुत बढ़ा, जैसे बेबीलोन एंड समरिया तक बिजनेस होने लगा। अब आर्यंस का मेन गॉड प्रजापति, जिसे क्रिएटर कहते हैं, और विष्णु, जिसे रक्षक कहते हैं, वह बन गए। इंद्र और अग्नि का इम्पोर्टेंस कम हो गया। पुजारी बहुत पावरफुल हो गए। वह सारे रूल्स तय करने लगे रिचुअल्स के। पुजारी लोग राजाओं से गोल्ड, कौ और लैंड दक्षिणा के रूप में लेने लगे। इसी ऑर्थोडॉक्सी, या कह सकते हैं हिंदी में रूढ़िवादी विचार के कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म उभर के सामने आए। ग्रेट इंडियन एपिक्स ऑफ महाभारत और रामायण भी इसी वक्त लिखा गया था, यानी लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है। वेदा का अर्थ ही होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। ऋग्वेदा को अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था, लेकिन बाकी के 3 यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लेटर वैदिक एज में लिखा गया था। महाजनपदा पीरियड, जिसका टाइमलाइन 600 BC टू 325 BC के बीच का है। जनपदा शब्द का अर्थ होता है वह जगह जहाँ पे जना ने अपना फूट रखा था। इन सभी जनपदा में से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए और उसे महाजनपदाज कहते हैं। 16 महाजनपदाज उभर के सामने आए। मैं आप लोगों को उन सभी महाजनपदाज का नाम और उसका कैपिटल बताऊंगा, साथ ही साथ वह कौन से एरिया में लोकेटेड था। अंगा, प्रेजेंट डे बिहार, कैपिटल चंपा। मगध, प्रेजेंट डे बिहार, कैपिटल राजगीर। वज्जी, प्रेजेंट डे बिहार, कैपिटल विदेहा, मैथिली, वैशाली। मल्ला, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, कैपिटल कुशीनरा एंड पावा। काशी, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, कैपिटल वाराणसी। कोसला, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, कैपिटल अयोध्या, जो कि राम भगवान का जन्मभूमि भी है। वत्सा, उत्तर प्रदेश, कैपिटल कौशाम्बी। छेदी, प्रेजेंट डे बुंदेलखंड एरिया, कैपिटल शक्तिमती। कुरु, प्रेजेंट डे हरियाणा एंड दिल्ली, कैपिटल इंद्रप्रस्थ। पंचला, प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कैपिटल अहिचत्रा एंड काम्पिलिया। सुरासेना, प्रेजेंट डे ब्रजमंडल, कैपिटल मथुरा। मतासिया, प्रेजेंट डे राजस्थान, कैपिटल विराटनगर। अवंती, प्रेजेंट डे मालवा, कैपिटल उज्जैनी एंड महिष्मती। अस्माका, प्रेजेंट डे बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी, कैपिटल पटाली। गंधरा, प्रेजेंट डे वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कैपिटल तक्षशिला। कंबोजा, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, कैपिटल राजापुर। यह 16 महाजनपदाज आपस में लड़ते थे अपना दबदबा दिखाने के लिए। इन सभी महाजनपदाज में यूनिटी नहीं थी, जिसका बेनिफिट पर्शियन और ग्रीक ने भारत पर हमला करके लिया।
आगे अभी हम लोग देखेंगे पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेशंस ऑफ इंडिया। ग्रीक इन्वेशंस को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं 327 बीसी से, जब अलेक्जेंडर ने भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड पे आक्रमण कर दिया था। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। फिलिप ऑफ मैकेडोनिया का बेटा था अलेक्जेंडर 336 बीसी में राजा बना। अलेक्जेंडर एशिया के कुछ हिस्सों जैसे ईरान एंड इराक पे भी कब्जा कर लिया था। ईरान से वह फिर भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड पे अटैक किया। 330 बीसी में अलेक्जेंडर ने पूरे पर्शिया, जिसे बेबीलोन भी कहते हैं, उसे हड़प लिया। वहाँ के पर्शियन किंग डेरियस III को बैटल ऑफ अर्वेला में हराकर भारत का वेल्थ अलेक्जेंडर को बहुत आकर्षित किया, जिसके कारण वह भारत पे हमला किया। जब अलेक्जेंडर भारत पे हमला किया था, उस वक्त भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्मॉल रूलर्स जैसे अम्बी ऑफ तक्षशिला और झेलम के पोरस थे। अम्बी पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया अलेक्जेंडर के सामने, लेकिन पोरस बहादुरी से लड़ा, लेकिन फिर भी पोरस की हार हुई। लेकिन अलेक्जेंडर पोरस की लड़ाई से बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे उसका टेरिटरी वापस लौटा दिया। या कह सकते हैं आप कि पोरस को अपने बहादुरी का इनाम मिला। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच के बैटल को बैटल ऑफ हेडेस्पेस कहते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर के आर्मी चेनाब नदी को पार किया और तभी रवि नदी और चेनाब नदी के बीच में जो भी ट्राइब्स थे उस पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर के आर्मी मना कर दिए रिवर बीज को पार करने के लिए, क्योंकि वह लोग थक चुके थे वर्षों के युद्ध के बाद। 326 बीसी में अलेक्जेंडर को पीछे हटना पड़ा। जब वह अपने देश लौट रहे थे 323 बीसी में, तभी उनकी मृत्यु हो गई बेबीलोन में। अलेक्जेंडर उस वक्त सिर्फ 32 साल के थे। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद 321 बीसी में ग्रीक एम्पायर टूट गया। जब वह नॉर्थ वेस्ट इंडिया से वापस जा रहे थे, तब उन्होंने अपने कब्जे वाले एरिया पे राज करने के लिए 4 जनरल्स को छोड़ दिए थे, चारों रीजन के लिए। उसी 4 जनरल में से एक सेलेकस I निकेटर था, जो बाद में अपने टेरिटरीज को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिला लिया। अलेक्जेंडर का लास्ट जनरल यूडेमस था। अलेक्जेंडर के आक्रमण से भारतीय संस्कृति में भी कुछ बदलाव आए, जैसे इंडियन आर्ट में ग्रीशियन आर्ट का इम्पैक्ट देखा जा सकता है गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट में। अब हम लोग पर्शियन इन्वेशन के बारे में बात करेंगे। पर्शियन इन्वेशंस को हम लोग ट्रैक 500 बीसी से कर सकते हैं, जब साइरस ने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे हमला किया। अब थोड़ा सा साइरस के बारे में जानते हैं। अकैमेनिड एम्पायर के संस्थापक थे साइरस। यह एम्पायर ईरान में फैला था। ईरान से ही साइरस ने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे आक्रमण किया 550 बीसी में। उस वक्त नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बहुत सारे स्मॉल प्रोविंस था, जैसे गंधर, कंबोजा एंड माद्रा। यह सब आपस में लड़ते रहते थे। इसी वक्त हरियाणा डायनेस्टी के संस्थापक बिंबिसार मगध पे राज कर रहे थे। साइरस का पोता डेरियस I ने पंजाब और सिंध पे कब्जा कर लिया, लेकिन डेरियस का पुत्र जर्जेस आगे टेरिटरी को फैला नहीं सका। पर्शियन इन्वेशन से भी भारतीय संस्कृति में कुछ बदलाव देखने को मिला, जैसे ईरान और इंडिया के बीच में ट्रेड बढ़ा। खरोस्ती स्क्रिप्ट भारत में आया। खरोस्ती स्क्रिप्ट को राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। इसी वक्त अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया था। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बहुत सारे डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हरियाणा डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और भी बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।